नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है आईएएस पीसीएस विद अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय और आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बड़ा ही शानदार न्यूज का एनालाइज करने। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिल सके। टॉपिक है 30 कंपनियों ने छापेमारी के बाद मोटा चुनावी चंदा दिया, जिसका प्रॉफिट 2 करोड़ भी नहीं है। उसने 183 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा है। सुनकर ही बड़ा अचंभा लग रहा होगा आपको। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 2017 में जो है लाया गया, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लाया गया था और ये कहकर लाया गया था कि इसके माध्यम से चुनावी चंदे के रूप में जो काला धन है उसके बारे में जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी। 2017 से 2024 यानी कि बीते 7 वर्षों में इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर काफी सारे प्रश्न उठे और सुप्रीम कोर्ट को इस पे इंटरफेयर करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो है वो कहा कि अगर आपके पास जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे गए हैं, किस पार्टी के लिए खरीदे गए हैं, कब खरीदे गए हैं, कितने पैसे के खरीदे गए हैं, इसकी सारी की सारी जानकारी जो है वो आप देश के समक्ष रखिए, क्योंकि देश के नागरिकों को यह जानना जरूरी है कि कौन सी पार्टी को कितने चुनावी चंदे मिले। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये सवाल किया गया, नोटिस जारी किया गया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जानकारियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो दी गई। 2 पेन ड्राइव में सारी की सारी जानकारी दी गई, लेकिन इस जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो फिर से प्रश्न स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूछा है कि आप ये बताइए कि जो आपने जानकारी दी है उसमें यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा क्यों नहीं किया है। 5 जजों की बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा ने जो है वो चुनाव आयोग का एक याचिका था, जिस याचिका को लेकर ये पूरी की पूरी सुनवाई कर रहे थे। और अब कहा गया है, क्योंकि पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो 18 तारीख तक की जो है 18 मार्च तक के जो है वो तारीख मांगी थी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको जल्द से जल्द जो है वो दीजिए, तो उसके बाद ये सारी की सारी बातें जो है वो सामने आ रही है। आप अपने स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये एक सैंपल पेपर है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें देखिए, इसमें जो कुछ तारीखें होती है, जैसे जारी करने की तारीख क्या होती है, जारी करने की तिथि के 15 दिनों तक ये वैध होती है, और लिखित राशि जो व्यक्ति जितने का बॉन्ड खरीद रहा है वो राशि आपको देखने को मिलेगी। कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इस चुनाव आयोग से मिले जो भी डाटा है उसको 16 मार्च की शाम 6 बजे तक जो है उसको डिजिटलाइज किया जाए और प्रोसेस पूरी होने के बाद ओरिजिनल कॉपी आयोग को जो है वो लौटा दी जाए। एक कॉपी जो है वो कोर्ट में रखी जाएगी और फिर इस डेटा को जो है वो चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर 17 मार्च तक जो है वो अपलोड कर देगा, जिसके बाद ये सारी की सारी जानकारी जो है वो किसी भी नागरिक के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है वो देख सकता है। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो 2 किस्तों में जो है वो दस्तावेज दिए गए हैं, जिसमें अप्रैल 2019 से लेकर नवंबर 2023 तक के डेटा देखने को मिलेंगे। डेट को बड़ा ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2019 से लेकर अगर मैं बात करूं तो नवंबर 2023 तक के डाटा जो है वो क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। ये पहली किस्त, और पहली किस्त में 106 सीलबंद लिफाफे जिसके बारे में बात की गई है, और दूसरी किस्त में अगर हम बात करें तो 523 सीलबंद लिफाफे जो है वो है। आयोग का कहना है कि वापस मिलने के बाद ये सारे के सारे डेटा जो है वो आयोग की वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है वो 11 मार्च को जो है एक सुनवाई हुई थी याचिका पर लेकर, और एसबीआई से कोर्ट ने कहा है कि वो 12 मार्च तक जो है वो सारा का सारा डिटेल दे और ये सब चीज को जो है वो 15 मार्च तक जो है पब्लिश किया जाए। ठीक है, आपको याद होगा कि 30 जून तक जो है इसके पहले समय देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है इस याचिका पर जो है वो गुजारिश की थी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है जो ये प्रार्थना किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो खारिज कर दिया। आगे और बढ़ते हैं और भी जानते हैं। और ये जो डेटा दिया गया है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के संदर्भ में, ये डेटा आप देखिए कि नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी यानी कि किस राजनीतिक पार्टी को जो है वो चंदा जो दिया गया है और कितना पैसा दिया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को अगर मैं बात करूं तो 6060
$1.511 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं। और सबसे मजे की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस, जो कि एक नेशनल पार्टी है, उसको जो है वो उतने चंदे नहीं मिले हैं जितना कि एक राज्य स्तर की पार्टी टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, उसको जो है वो चंदा मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत राष्ट्र समिति, बीजू जनता दल, डीएमके पार्टी, इन सब पार्टियों को भी जो है वो चंदा दिया गया। लेकिन जो नेशनल लेवल पर हमेशा मीडिया में रहने वाली जो पार्टियां हैं, जैसा कि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी, तो इसको मात्र 65 करोड़ का जो है वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिला है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि अगर हम बात करें आरजेडी, जो कि लालू जी की पार्टी है, उसको 72.5 करोड़ रुपए जो है वो चंदा मिला है। शिवसेना को जो है वो लगभग 158 करोड़ का चंदा मिला है। तेलुगु देशम की बात करें तो 218 करोड़ का चंदा मिला है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को अगर हम बात करें तो 337 करोड़ का जो है वो चंदा मिला है। ये सारी की सारी जानकारियां जो है वो जो है अभी तक जो दी गई है, इसके बारे में अगर हम बात करें, कुछ कंपनियां हैं जिसके बारे में कहा गया है, ये कुछ कंपनियां हैं जो कि अभी तक जो है वो सबसे ज्यादा चुनावी चंदा दी गई हैं इनके द्वारा, जैसे कि हनी वेल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, जय भारत टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, श्री सामलाजी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कुछ कंपनियां हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कंपनियों ने जो है वो क्या किया है, चंदा जो है दिया है। सबसे मजे की बात और भी है कि जो भारत की दो सबसे बड़ी कंपनियां हैं यानी कि अडानी और अंबानी के बारे में अगर हम बात करें तो इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में इनका कहीं नाम ही नहीं है, क्योंकि बात हमेशा वर्तमान पार्टी के रूप में यही कहा जाता है बीजेपी के लिए कि ये बीजेपी जो है इसको सबसे ज्यादा चंदा जो है वो अडानी और अंबानी की पार्टी से मिल रहा है, यानी कि अडानी और अंबानी के द्वारा चुनावी चंदे के कारण जो है वो पार्टी जो है हमेशा उसके पक्ष में फैसला लेती है। लेकिन अभी तक के जो डाटा सार्वजनिक किए गए हैं उसमें अडानी और अंबानी का नाम ही नहीं है। अगर उसमें बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदने वाली जो पार्टी जो कंपनी है, एक गेमिंग कंपनी है जिसका नाम है फ्यूचर गेमिंग, और दूसरी जो है एक इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो है इस पर एक बात भी किया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा है कि एक नाम आ रही थी कंपनी की जिसका नाम था क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा कि देखिए उसका क्विक सप्लाई जो चेन प्राइवेट लिमिटेड है उसके साथ कोई भी संबंध नहीं है, और रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी एक रजिस्टर्ड कंपनी है और उसकी कोई भी सहायक और सब्सिडरी कंपनी नहीं है। ठीक है, यानी कि रिलायंस का इस कंपनी के साथ कोई भी जो चीजें हैं, कोई भी मामला जो है वो नहीं है। ठीक है, और भी अगर हम आपके बारे में आपको बात करें तो देखिए पोल बॉन्ड 22 फॉर्म्स डोनेटेड ओवर 100 करोड़, यानी कि 22 फॉर्म्स ऐसे हैं जिन्होंने 100 करोड़ से ऊपर जो है वो चंदा दिया है। लॉटरी फॉर्म्स टॉप डोनर एस इलेक्शन कमीशन अपलोड इलेक्शन बॉन्ड्स डाटा। जो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जो अपलोड किया है उसमें एक लॉटरी फॉर्म है जो कि सबसे ज्यादा जो है इसने जो है वो चंदा दिया है। अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स का अगर हम पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी उल्टे में देखें अगर कि कैसे कैसे हुआ, तो जैसे कि 11 मार्च 2024 की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जानकारी से जुड़ा जो मामला था एसबीआई की याचिका पर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 11 मार्च को सुनवाई करते हुए जो है वो 15 फरवरी यानी कि पिछले डेट तक जो है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की थी, 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने पूछा कि जो हम लोगों ने 15 फरवरी की बात की थी उसके बाद 26 दिन में आपने अभी तक क्या किया है। 4 मार्च इसके पहले अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स की जानकारी के लिए उसे 30 जून तक का समय चाहिए। 15 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पूरे मामले पर बात कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से जो है वो रोक लगा दी थी कि 15 फरवरी से जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब नहीं बेचेगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्कीम जो है वो असंवैधानिक है और बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना जो है वो असंवैधानिक है, और ये सूचना के अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो कि एक फंडामेंटल राइट है, राइट आर्टिकल 19 के तहत, तो इसका कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है। इसके पहले अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो 2 नवंबर 2023 की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम के केस के जो फैसले को जो है वो सुरक्षित रख लिया था और इसको फरवरी में जो है तारीख दी थी। तो ये पूरी की पूरी घटना जो है, लेकिन इसके पहले 31 दिसंबर 2023 की बात करें तो प्रशांत भूषण जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन्होंने भी जो है इस पर याचिका डाली थी। अब आगे अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है क्या,
आपके स्क्रीन पर ये 14 तारीख की जो है प्रेस नोट देख रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसमें ये सारी जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार अगर हम बात करें तो 15 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डाटा प्रोवाइड किए गए हैं, इसे 12 मार्च को जो है वो क्या कर दिया गया है, इस डाटा को जो है वो अपलोड कर दिया गया है ना। अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स है क्या, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स काम कैसे करता है, और राजनीतिक पार्टियों का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के साथ किस प्रकार से संपर्क है, इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो हमें बात करना है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम के बारे में बात करें दोस्तों, जिसे कि हम चुनावी चंदा के रूप में भी अगर हम देखें तो ये स्कीम, जैसा कि मैंने कहा कि 2017 के बजट के समय जब अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे तो उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था, और 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने जो है इसे नोटिफाई किया। और एक प्रकार का अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है एक प्रॉमिसरी नोट है, और इसे बैंक नोट भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से कोई भी भारतीय नागरिक या भारतीय कंपनी जो है ये बॉन्ड खरीद के जो है वो अपने पसंदीदा जो भी पार्टी है उस पार्टी में डोनेशन कर सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड अगर प्रॉमिसरी नोट है तो इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर इतना ज्यादा विवाद क्यों है, ये प्रश्न है। तो 2017 में जब अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे और उन्होंने इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम के बारे में जब जानकारी दी थी, तो इसमें इन्होंने कहा था कि देखिए चुनाव के समय अगर हम बात करें तो बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों को जो ये फंडिंग मिलती है ये कहीं ना कहीं काला धन यानी कि ब्लैक मनी को मार्केट में लाने का एक तरीका है। यानी कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली जो फंडिंग है उसमें चुनावी पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए, और ब्लैक मनी के ऊपर, काले धन के ऊपर अंकुश लगाना बहुत आवश्यकता है। ठीक है। अब विरोध में जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने वाले भी जो हैं वो अपना पहचान जाहिर इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि कहीं ऐसा मत हो कि किसी दूसरे राज्य में उनकी कंपनी या उनका फॉर्म चल रहा हो और उस राज्य सरकार के हिसाब से जहां उसकी सरकार है अगर उसको उन्होंने चंदा नहीं दिया तो वो वहां की जो सरकार है वो उसको परेशान भी कर सकती है। बाद में इस योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 से जो है इसके ऊपर शुरू हुई, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया था कि 30 मई 2019 में एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी की सारी जानकारी जो है वो चुनाव आयोग को दे दे। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर जो है वो रोक लगा दी। बाद में अगर हम बात करें तो दिसंबर 2019 में एक याचिकाकर्ता जिसको कि हम एडीआर के नाम से जानते हैं, एडीआर जो है एनजीओ है जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसने जो है इस योजना पर रोक लगाने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया। मीडिया के रिपोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो किस तरह चुनावी बॉन्ड योजना जो है वो चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं के लिए जो है वो एक विषय बना था, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने जो है इस चिंता को कई बार दरकिनार किया है। ठीक है। अब चुनावी बॉन्ड में अगर हम बात करें तो कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसके बारे में हम बात करें कि ये एक जानकारी है 2 जनवरी 2018 को जो है लॉन्च हुई थी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम, और केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को बॉन्ड स्कीम को नोटिफाई किया था। स्कीम के प्रावधानों के मुताबिक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को कोई भी नागरिक अकेले या किसी के साथ मिलकर खरीद सकता है। योजना 2017 में चुनौती दी गई, लेकिन सुनवाई 2019 से शुरू हुई, जो कि अभी बात मैं आपके साथ कर रहा था। अच्छा, कल एक और भी बात उठी कि पाकिस्तान की एक कंपनी ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो चुनावी चंदा दिया है, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ये पूरा का पूरा जो है एक मनगढ़ंत जो है वो बात है। किसी भी पाकिस्तानी कंपनी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को जो है वो चंदा नहीं दिया है। अब इसमें और भी बात करें तो कहा जा रहा है कि कोलकाता की एक कंपनी है, इसने लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो लगभग 200 करोड़ के आसपास जो है वो चुनावी चंदा दिया है, और उस कंपनी का प्रॉफिट अगर हम बात करें तो 2 करोड़ भी नहीं है। मतलब जिस कंपनी का प्रॉफिट, जो कंपनी है मदन लाल लिमिटेड के नाम से कंपनी है, कलकत्ता की कंपनी, यानी कि जिस कंपनी का प्रॉफिट ही 2 करोड़ नहीं है, उसने 185 या मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 200 करोड़ तक का चंदा कैसे दे दिया, ये एक सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो एक न्यूज बुलेटिन ने जो है इसको कवर भी किया है, इंडिया जनरल इलेक्शन सेट टू बी द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव एट मोर देन $14 बिलियन। तो ये भारत में जब चुनाव होते हैं तो भारत में चुनाव को लेकर कई बार ये बातें उठती हैं कि भारत का जो चुनाव है वो काफी महंगा चुनाव है, और $14 बिलियन के आसपास जो है ये खर्च कर दिया जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा खर्चीला होता है भारत का चुनाव। जिसमें अगर हम बात करें तो और भी इसमें कवर किया गया है कि द इंडियन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू स्क्रैप इलेक्टोरल बॉन्ड हैज refocus attention to the controversial financing of polls in the world largest democracy
expected to be the most expensive when general election are held in April and May। तो इसमें इसको कवर किया गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है वो खत्म कर दिया है, और ऐसे देश में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस देश में जहां विश्व में सबसे ज्यादा चुनाव पर खर्चा किए जाते हैं, इस पर ये रोक लगाई गई है। ठीक है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में और भी सारी जानकारियां दी गई हैं, जिसमें लिखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने इसे 2017 में जो है वो लॉन्च किया था, इसके बारे में जानकारी दी थी। ये कुछ चीजों को जो है इस न्यूज़पेपर ने जो है वो कवर किया है। ठीक है, अब कुछ और भी जानकारियां मैं आपके सामने ला रहा हूं, जैसे कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये जो जानकारी है, इस जानकारी में एक बात और भी कही गई। देखिए, ये चीज जो मैं आपके साथ बात कर रहा था, जो चीज हम लोग कवर करने वाले थे, वो ये है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि कोलकाता की कंपनी मदन लाल लिमिटेड ने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले 2 बार में 182.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जबकि इस दौरान उसका नेट प्रॉफिट मात्र 1.81 करोड़ था। 2020-21 में ये 2.72 करोड़ रुपया ही रहा, और 2022-23 में 40 लाख ही था। तो जिस कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है, उस कंपनी ने मान लीजिए 2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है और 185 करोड़ इसने चुनावी चंदा कैसे दे दिया, ये प्रश्न जो है वो बड़ा ही विचारणीय है। यही नहीं, सबसे ज्यादा चंदा देने वाली 30 कंपनियों में से 14 ऐसी कंपनियां थी जिस पर केंद्रीय राज्य जांच एजेंसियां की कार्यवाही हुई। डीएलएफ कॉमर्शियल ने 30 करोड़ का चंदा दिया। भूमि आवंटन की अनियमितताओं पर 2019 में सीबीआई ने इस पर छापा मारा। तो एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर छापेमारी हुई है ना, यानी कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जिनके ऊपर छापेमारी कर रही हैं, वो कंपनियां जो हैं वो चुनावी चंदे छापेमारी के बाद, यानी कि ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, कई बार विपक्षी पार्टियों ने इस पर प्रश्न भी उठाया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने लाभ के लिए जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का जो है वो दुरुपयोग भी कर रही है ना। तो ये समझिए कि जिस कंपनियों के ऊपर छापा मारा गया, वो कंपनी जो है वो क्या कर रही है, वो कंपनी छापे से बचने के लिए जो है वो फंडिंग कर रही है। ठीक है, अब एक चीज और भी हम देख रहे हैं, जैसे कि जिस कंपनी के बारे में हमने कहा कि फ्यूचर गेमिंग करके एक कंपनी है, और इसका जितना फायदा है उससे 6 गुना ज्यादा जो है इसने क्या कर दिया है, इसने चुनावी बॉन्ड लिया है। जैसे कि आप देखिए, फ्यूचर गेमिंग चुनावी बॉन्ड राशि इसकी 1368 करोड़ की है, और इसका प्रॉफिट मात्र 215 करोड़ रुपए है। इसके अलावा क्विक सप्लाई चेन करके जो कंपनी, जिसको लेकर धीरू भाई अंबानी की कंपनी ने कहा था, मान लीजिए रिलायंस कंपनी ने कहा था कि ये उसकी कंपनी नहीं है, 410 करोड़ रुपए का इसने बॉन्ड खरीदा, और 109 करोड़ रुपए का इसका नेट प्रॉफिट है। एमकेजे एंटरप्राइजेस के बारे में बात करें तो 192 करोड़ का इसने बॉन्ड खरीदा, और 58 करोड़ रुपए इसका नेट प्रॉफिट है। मदन लाल लिमिटेड, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कलकत्ता की कंपनी है, मात्र 1.81 करोड़ का इसका प्रॉफिट है, और 183 करोड़ रुपए का इसने जो है वो बॉन्ड खरीदा। इसके अलावा जो है वो कई बार ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कई सारे हेल्थ केयर कंपनियां जो हैं, जैसे कि जो स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में दवाइयां बना रही हैं, उपकरण बना रही हैं, जैसे कि रेडिस लैब हो गया, टोरेंटो फार्मा हो गया, है ना, नाटको फार्मा हो गया, अरबिंदो फार्मा हो गया, सिप्ला है, सन फार्मा, ऐसी सारी कंपनियां ने भी जो है वो कई सारे बॉन्ड्स खरीदे हैं। इसके अलावा शराब बनाने वाली कंपनियां, चाहे मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, या पश्चिम बंगाल की हो, इन सारी कंपनियों ने भी जो है वो काफी सारे बॉन्ड्स जो हैं वो खरीदे हैं। इसके बारे में जानकारी दी गई है। ये कुछ डाटा ऐसे हैं जो कि छापामारी के बाद ये सारी कंपनियों ने जो है वो क्या किया है, बॉन्ड खरीदा। जैसे फ्यूचर गेमिंग, इस पर 2 अप्रैल 2022 को छापा मारा गया, और इसने 7 अप्रैल 2022 को, यानी कि छापामारी के मात्र 5 दिन के बाद अगर हम बात करें, तो इसने बॉन्ड खरीदा है। अरबिंदो फार्मा, जो कि मेडिकल की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, 10 नवंबर को जो है 2022 में इसके एमडी को अरेस्ट किया गया, और 15 नवंबर को इसने बॉन्ड खरीदा। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, 20 दिसंबर 2023 को छापा मारा गया, 11 जनवरी 2024 को इसने बॉन्ड खरीदा। टोरेंटो पावर, मार्च 2024 को इसको प्रोजेक्ट मिला, और 10 जनवरी को जो है इसने 2024 में इसने क्या किया था, पहले बॉन्ड खरीदा, फिर इसको प्रोजेक्ट मिला। डॉक्टर रेड्डीज, 13 नवंबर 2023 को इसके यहां छापा मारा गया, और 17 नवंबर को इसने बॉन्ड खरीदा। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, 4 अगस्त 2023 को इसके यहां छापा मारा गया, और 10 अक्टूबर 2023 को इसने बॉन्ड खरीदा। माइक्रो लैब्स, 14 जुलाई 2022 को इसके यहां छापा मारा गया, और 10 अक्टूबर 2022 को जो है इसने बॉन्ड खरीदा, है ना। इसके अलावा आप देखिए हीरो मोटर कार, जो कि हीरो की सबसे बड़ी कंपनी है, 31 मार्च को छापा मारा गया, 7 अक्टूबर को जो है इसने बॉन्ड खरीदा। एप्को इंफ्रा, 26 जनवरी को टेंडर मिला, और 10 जनवरी को इसने जो है वो क्या किया, मतलब 10 जनवरी को जब इसको बॉन्ड इसने खरीदा, तो इसको 24 जनवरी को जो है टेंडर मिला। यशोदा हॉस्पिटल्स, 26 दिसंबर 2020 को छापा मारा गया, और 21 अप्रैल 2021 में, माफ कीजिए, अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2023 में इसने क्या किया,
बॉन्ड खरीदा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो भी डेटा आ रहे हैं, इस डेटा के हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने लाभ के लिए चुनाव चंडों का जो है प्रयोग कर रही हैं। और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के संदर्भ में जो एक शंका जताई जा रही है, हो सकता है कि वो सही भी हो। आपको क्या लगता है, क्या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सरकार के द्वारा, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां जो है वो राज्य स्तर की हो चाहे केंद्र स्तर की हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चुनावी चंदे के लिए जो है वो सरकारी जो भी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, या जो भी जांच करने वाली एजेंसियां हो, उन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं? आपके क्या विचार हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्लास समझ में आई हो, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।